महात्मा गांधी जी की 151वीं यौम पैदाइश है। बापू की 151वीं यौम पैदाइश के मौके पर मैं अपनी जानिब से और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जानिब से आप सभी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे बापू ने बहुत सी नसीहतें की हैं देश को, जिसमें एक अहम बात एजुकेशन आम करने की भी है। बच्चों को तालीम दी जाए, बच्चों में शिक्षा आम की जाए और लोग तालीम की तरफ राग़िब हों। इसी उनके उपदेश, उनकी नसीहत पे अमल करते हुए इस कड़ी में हम आज अपनी उर्दू सिखाने की एक अहम स्कीम को भी जोड़ते हैं। उर्दू अकेडमी एक अहम काम करने जा रही है। हम ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के ज़रिए उर्दू सिखाने और पढ़ाने का काम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे उस्ताद आपको उर्दू के बारे में बताएंगे और पढ़ाएंगे। उर्दू के हुरूफ, उर्दू के अल्फाज से आपको वाकिफ़ कराएंगे, जैसे कि अलिफ़ क्या है, बे, ते, से, यानी बेसिक उर्दू से लेकर के आपको पढ़ना लिखना सिखाएंगे और उसको मिला करके कौन से हर्फ बनते हैं वो सब आपको बताएंगे। बहुत खुशी का मौका है ये कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी एक बड़ा और अहम काम इस मौके पर शुरू करने जा रही है। कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे ये कहा कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी उर्दू सिखाने और पढ़ाने के मामले में उर्दू की तरवीज और तरक्की के लिए काफ़ी काम कर रही है, जिसकी वजह से आज उर्दू फैशन में आ गई है। तो ये सुन कर के बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा कि इस तरह के ख़यालात हैं लोगों के। तो ज़िम्मेदारी बन जाती है ये सुनकर उर्दू अकेडमी की कि इस फैशन को हकीकत में बदला जाए।
तो मुझे ये उम्मीद है कि हमारी इस कोशिश के ज़रिए वाकई ये फैशन एक हकीकत में बदलेगा। इस तरह की जब बात सामने आती है, इस तरह के ख़यालात जब सामने आते हैं, तो हम सब का हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। इसी हौसले और हिम्मत से हमने आज ये इस तरह से उर्दू पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, जो वाकई बहुत कारगर है और बहुत मुफीद है। बेशक आपको पसंद आएगा। मेरी आपसे ख्वाहिश है, ये दरख्वास्त है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उर्दू सीखें, पढ़ें और दूसरों को भी सिखाएं। बहुत शुक्रिया। उर्दू के तमाम चाहने वालों और तमाम सीखने की ख्वाहिश और जज्बा रखने वालों को मेरा सलाम। मैं मोहम्मद कमर ख़ान, मैं यहाँ उर्दू एकेडमी में ऑनरेरी टीचर हूँ और उर्दू सिखाने का काम करता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ से पहले मैं उर्दू की फील्ड में नहीं था। उर्दू के बजाय मैं एक बैंक में ब्रांच मैनेजर था, लेकिन मैं शुरू से ही उर्दू का तालिबे इल्म रहा और इसके बावजूद भी जब बैंक कंपटीशन में हम आ गए तो हमको वहाँ अपनी खिदमत देना पड़ी और उसके बाद में 60 साल का वक्फ़ा हमने वहीं गुजारा। उस वक्फ़े को मुकम्मल करने के बाद में मैं हज पे गया और वहाँ मैंने ये दुआ की कि अल्लाह ताला मुझको अब मरते दम तक उर्दू की किसी खिदमत से जोड़ दे। चुनांचे हज से वापस आने के बाद में मैं उर्दू एकेडमी से जुड़ा और यहाँ पर जो शाम के क्लासेस हैं, जो ऑफ़िस खुसूसन ऑफ़िस वालों के लिए ही वक्फ़ किए जाते हैं, उनको मैं उर्दू पढ़ाने की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और अब चूँकि लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, इसलिए मैं ये ऑनलाइन क्लासेस के सबब मैं आपसे मुखातिब हूँ और मेरा नाम मोहम्मद कमर ख़ान। सबसे पहले मैं आपको उर्दू के मुताल्लिक़ कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, उर्दू मेरी समझ से सबसे शीरीं और सबसे अट्रैक्टिव, सबसे खिंचाव वाली ज़ुबान है। जो आपको एक दूसरे से, आपको किसी और से अट्रैक्ट करती है, वो ज़ुबान उर्दू ही है। और उर्दू कोई ऐसी ज़ुबान नहीं है कि जिसको सरे नौ आप सभी जानते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सुबह दिन में, सुबह उठने के बाद से लेके और रात में दोबारा बिस्तर पर जाने तक आप जो ज़बान किसी से भी, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने मिलने वालों से जो ज़ुबान बोलते हैं, उसमें का बेशतर हिस्सा उर्दू ही होता है। आपको मालूम हो चाहे ना मालूम हो, लेकिन वो आप उर्दू ही बोलते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा बदकिस्मती हम लोगों के साथ है कि उसको सीखने की कोशिश हम शुरू से नहीं करते, जिसके वजह से हम एक बहुत ही शीरीं ज़बान से महरूम हो जाते हैं। आप लोग अगर सब अपने अपने घरों में अपने वालिदैन और अपने पुरखों से दरियाफ्त करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी उर्दू पढ़े हुए हैं और उर्दू उनकी ज़बान कभी न कभी थी। और इसी वजह से धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी आप भी उर्दू बोलते हैं, चाहे वो जानकारी में बोलते हों, चाहे अनजाने में बोलते हों, लेकिन वो ज़ुबान उर्दू ही होती है।
तो क्यों ना फिर इसकी बाकायदा कुछ बुनियादी ही सही, एलिमेंट्री ही सही, क्यों ना उसकी कुछ तालीम हासिल कर ली जाए, जिससे कि हम आगे इसके इस्तेमाल में बहकने न पाएँ और इसको लिखने में भी, इसकी तहरीर भी हमें आ जाए। तो आइए हम आप चलें कि कम से कम उर्दू लिखने और पढ़ने तक तो आपको उर्दू आ ही जाए। तो इस तरफ हम लोग अपना ध्यान देंगे और इस प्रोग्राम और इस क्लास के ज़रिए ही अब हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आइए हुरूफ तहज्जी की तरफ बढ़ें, जो कि उर्दू वर्णमाला जिसे हिंदी में कहते हैं या अंग्रेज़ी में कहते हैं लेटर्स। तो कुल 37 लेटर्स होते हैं उर्दू में। तो उर्दू का सबसे पहला लेटर आज हम आपको सिखाएंगे और वो हम लिख करके बताएंगे। एक 4 रूल की कापी आप लोग ले लीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि उर्दू के तमाम हरफ जो हैं, तमाम लेटर्स जो हैं, उनकी लेंथ, उनका कद एक सा नहीं होता है। कोई 3 लाइन में लिखा जाता है, कोई 2 लाइन में लिखा जाता है, यहाँ तक कि एक आध लेटर ऐसा भी है जो 4 लाइन कवर करता है। तो शुरू से ही आपकी उंगलियां इस उर्दू के डिफरेंट लेटर्स को लिखने के लिए हैबिचुअल हो जाएं। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अभी से 4 रूल की कापी ले आएं और उस पर बैठ के मश्क किया करें, जैसा कि हम यहाँ बताएं। उसी तरह से आप ये क्लास होने के बाद आप अपने घर पर खाली वक्त में ही सही, मगर रोज़ कम से कम 4 हुरूफ की मश्क ज़रूर करें। और ये मश्क करते में जो हम उसको हम जो लाइन बताएं या जो उसकी लेंथ बताएं, जो उसका मेजरमेंट बताएं, उसका ध्यान रखिए आप, क्योंकि सारे लेटर्स इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, मगर स्मॉल लेटर वहाँ भी इक्वल नहीं होते हैं। उसी तरह से यहाँ उर्दू में तमाम हुरूफ की लंबाई एक सी नहीं होती, इसलिए बेहतर होगा कि इसी लेवल से, इसी स्तर से आप उनकी लंबाई को लेकर भी अपनी उंगलियों को तहरीर और लेखन के वास्ते अभी से अभ्यस्त कर लें, जिससे कि आगे चल के उसी तनासुब से आपका हाथ, आपका लेटर जो है वो कागज़ पर बने। आइए हम शुरू करते हैं उर्दू हुरूफ तहज्जी या उर्दू वर्णमाला और या फिर उर्दू लेटर्स। आइए बढ़ते हैं उर्दू लेटर्स। उर्दू की जो वर्णमाला है उसके अक्षरों को पढ़ने और लिखने दोनों की तरफ एक साथ बढ़ते हैं, ताकि आपको साथ साथ उसका तहरीर का तरीक़ा, लिखने का जो अंदाज़ है और आपकी उंगलियां किस तरह से अभ्यस्त हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ें हम एक साथ बताते चलेंगे। कृपया हर अक्षर पर आप अपनी तवज्जो बरकरार रखें, बिल्कुल अपने जो ध्यान है वो केंद्रित रखें बोर्ड पे और मेरी ज़ुबान देखते रहें। चलिए, पहला जो अक्षर है उर्दू वर्णमाला का वो होता है अलिफ। ALIF, अलिफ। छोटा आ, ला में छोटी की मात्रा, फा और उसके नीचे बिंदी। ये देखिए जैसे ये लिखा हुआ है अलिफ। इस अक्षर का उच्चारण है अलिफ, और ये जो है ये उर्दू वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर है। ये इंग्लिश के ए लेटर को रिप्रेजेंट करता है, हिंदी के छोटा आ या कहीं कहीं पे बड़ा आ को भी रिप्रेजेंट करता है, और इसको अंग्रेज़ी की 4 रूल की कापी के ऊपर वाले 3 लाइन में कवर अप किया जाएगा। किस तरह से, देखिए जैसे ये 4 रूल बने हुए हैं यहाँ पर, तो इसमें ऊपर से बिल्कुल पहले वाली लाइन से सटा के शुरू करेंगे
और नीचे की तीसरी लाइन तक ज़रूर आएंगे। ये जो आप ये आकार देख रहे हैं, ये एक्चुअली उर्दू के लिए जो ख़ास कलम एक आता है, ये उससे लिखा हुआ है, और वो कलम आपको अमीनाबाद में रस्तोगी जनरल स्टोर में मिल जाएगा। बेहतर होगा वो कलम लाकर आप अपने घर पर इस क्लास के बाद प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, ताकि आप बिल्कुल इसी शेप का लिखने की कोशिश करें और धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये लिखना बिल्कुल इसी तरह का अलिफ आप भी बनाने लगेंगे। उर्दू वर्णमाला के दूसरे अक्षर की तरफ बढ़ते हैं और इसको कहते हैं बे। BEY बे, या बा में ए की मात्रा बे, बा में ए की मात्रा बे। देखिए, जो दही का कूंडा होता है जिस तरह से, जिस शेप का, उसमें उस कूंडे की तरह का ये एक थोड़ी दूर जा कर के इसमें पैरेलल ऊपर वर्टिकल कम है, लेकिन हॉरिजॉन्टल उतना ही अलिफ के बराबर। अगर आप हॉरिजॉन्टल तीसरी लाइन में आप बढ़ेंगे और दो लाइनों के बीच में आधे लाइन के बीच की वर्टिकल दीवार इस तरह की ये उठा देंगे, तो इस तरह जो बनेगा बे बनेगा। देखिए, हम आपके सामने बे बना रहे हैं। दही के कूंडे के आकार की, या जो जिसमें आटा गूंधा जाता है, जिसे लगन कहते हैं, उस आकार की एक आकृति जिसके नीचे एक नुक्ता। अब यहाँ पर से दूसरे ही लेटर के साथ ही नुक्ता शुरू हो जाता है, लिहाजा यहीं पर उचित होगा कि हम नुक्ते से आपको परिचित करा दें। उर्दू भाषा में नुक्ते के महत्व को यहीं पर हम आपके सामने रखना चाहेंगे और आपका पूरा ध्यान चाहेंगे, क्योंकि नुक्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, जब आप ये अल्फ़ाबेट अपने तौर पर याद करें, या लिखने में भी जब आप लिखें, तो बोल बोल के लिखें कि बे के नीचे एक नुक्तों की बहुत महत्व होता है उर्दू में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही आकृति के कई एक अक्षर कई एक होते हैं, लेकिन नुक्तों के प्लेसमेंट से, नुक्तों की संख्या से और उनको लगाने की स्थान से ही वो उच्चारण बदल जाता है। तो जैसे अगर एक नुक्ता आप इस तरह की, ये जो लगन के आकार की आकृति आपने बना रखी है, इसके नीचे यदि आप एक नुक्ता लगा देंगे तो ये बे हो जाएगा। और जब आप पढ़ें या आप जब लिखें, तो आप शुरुआती एलिमेंट्री लेवल पर जब आप ये पढ़ें या लिखें, तो आप ये ज़रूर रटें कि बे के नीचे एक नुक्ता बे के नीचे एक नुक्ता बे। देखिए, यही क्रम आपको बैक गियर में जाना होगा, चाहे जिस एज के भी हैं आप। इसको बैक गियर में जाके इसी तरह से आप जब रटेंगे, तो ये होगा कि कभी कभी सिंबॉलिक बे के नीचे अगर एक नुक्ता है और बे पूरा नहीं बना है, तो वही नुक्ता उस वक्त बे की आवाज़ की पहचान होगी, और उसी से आप वहाँ पर बे का उच्चारण कर पाएंगे, एक शब्द के अंदर चाहे एक वाक्य के अंदर। तो इसके लिए नुक्ते का बहुत महत्व होता है, और आपको ये सीखना होगा, ये रटना होगा, ये पढ़ना होगा, और लिखते वक्त भी ये बोलना होगा कि बे के नीचे एक नुक्ता बे। अंग्रेज़ी के जो अक्षर बी होता है, बे उस अक्षर को रिप्रेजेंट करता है, और हिंदी का जो अक्षर बा होता है, ये बे उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो बा की जगह बे और बी की जगह बे। बी शेप कैसा, बिल्कुल लगन या दही के कूड़े के आकार का। याद करते वक्त, लिखते वक्त ये याद रखिए कि आप बोल करके लिखें, और बोलें कैसे कि बे के नीचे एक नुक्ता बे।
इस तरह से आप बोल करके लिखें, या जब आप एलिमेंट्री स्टडी कर रहे हैं तो इसी तरह से आप पढ़ें भी। तो ये हुआ बे। अब बढ़ते हैं उर्दू भाषा के तीसरे अक्षर की ओर। हुरूफ तहज्जी का जो तीसरा हर्फ है उस पे आते हैं, वो होता है पे। जैसे सैलरी आपको मिलती है हर पहली पे, लेकिन अभी हमने बे की शुरुआत करते ही आपको नुक्तों के महत्व के बारे में बताया था। उन नुक्तों के महत्व को आपको अपने दिमाग में रखना है हर वक्त, जिस वक्त भी आप उर्दू लिखें या पढ़ें। जो नुक्ते हैं उनके महत्व को आपको भूलना नहीं। तो अब यहाँ पर ये देखिए, आकृति बिल्कुल वही जैसे कि बे में थी, जैसे बे बना था वैसे ही बिल्कुल देखिए ये हमने बना दिया। ये जैसे बे बन, सिर्फ इसमें ये है कि एक नुक्ता हटा हुआ है। क्यों हटा है? क्योंकि वो तो आपने पढ़ लिया। अब शेप बिल्कुल वही, आकृति बिल्कुल वही बे की तरह की, मगर इसके नीचे तीन नुक्ते तो हो जाएगा पे। अगर इस तरह की बे वाली आकृति के नीचे से एक नुक्ता हटा दिया जाए और उसके नीचे तीन नुक्ते लगा दिए जाएं, तो वो हो जाएगा उर्दू वर्णमाला का तीसरा लेटर अक्षर, यानी कि पे। हिंदी का पा और अंग्रेजी का पी। हिंदी के पा को रिप्रेजेंट करेगा और अंग्रेजी के पी की आवाज़ जहाँ निकलना होगी वहाँ पे का इस्तेमाल होगा, लिखने में भी और पढ़ने में भी। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और, नुक्ते रखने का एक ख़ास अंदाज उर्दू में है। जैसे कि मैं अरिथमेटिक आपने पढ़ी होगी, अरिथमेटिक में चूंकि जब लगाया जाता है तो जिस तरह से दो नुक्ते सटे हुए और उसके सेंटर में नीचे एक नुक्ता, लाइक दिस, तो इस तरह से ही इन्हें नुक्ते तीन हैं। तो ये मतलब नहीं कि आप अपनी मनचाही डिज़ाइन में लगाएंगे, ऐसा नहीं। उर्दू के तीन नुक्ते जो लगेंगे वो इसी तरह लगेंगे, यानी जब नीचे लगेंगे, नीचे जब तीन नुक्ते लगेंगे तो बिल्कुल चूंकि जिस तरह से अरिथमेटिक में चूंकि होता है बिकॉज ऑफ, बिल्कुल उसी तरह से लगेंगे। और जब ये तीन नुक्ते अपनी शेप के हिसाब से एक लगन के आकार की आकृति के नीचे रख दिए जाएंगे तो वो आवाज़ होगी पे। न पा न पी, ओनली पे। पा में एक की मात्रा पे। हिंदी के पा को रिप्रेजेंट करेगा और अंग्रेजी के पी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये तीसरा अक्षर होगा उर्दू वर्णमाला का। अब पे के बाद हम आगे बढ़ते हैं और उर्दू के वर्णमाला के चौथे अक्षर पर आ जाते हैं। उर्दू वर्णमाला का चौथा अक्षर होता है ते। हिंदी का ता और अंग्रेजी में तो टी ही कह सकते हैं और टी ही कहा जाएगा, लेकिन हिंदी का ता। देखिए बिल्कुल आकृति वही, बे और पे वाली आकृति वही। आपको आकृति वही ध्यान में रखना है, मगर जैसा कि हमने बे पढ़ाने के वक्त ही आपको बता दिया था कि उर्दू में नुक्तों का बहुत महत्व होता है। तो वहाँ पर आपने देखा था तीन नुक्ते नीचे लगे थे पे में, लेकिन अब यहाँ पर चौथा अक्षर होता है ते, हिंदी का ता। इसमें वो तीन नुक्ते नीचे से गायब हो जाते हैं और ऊपर लगा दिए जाते हैं, ऊपर।
जैसे ये लगन या ये तश्तरी या ये दही का कूंडा जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर अगर दो नुक्ते मिला के बिल्कुल सटे सटे बिना एयर पास के, यानी ये जो बोर्ड की सफ़ेदी आप देख रहे हैं ये नहीं दिखना चाहिए। आपके अपनी उंगलियों को इस तरह से अभ्यस्त ऐसी मशक करना चाहिए कि दोनों नुक्तों के बीच में एयर ना आए। कागज़ पे लिख रहे हों तो कागज़ की सफ़ेदी ना आए, और बोर्ड पे लिख रहे हों तो बोर्ड की कालिक या सफ़ेदी ना आए। तो नुक्ते लगाने का अंदाज़ भी आपको पैरेलल इसी साथ ही साथ सीखना है, कोई उसके लिए अलग से मशक नहीं कराई जाएगी। और जब चीज़ें बैक वक्त सारी चीज़ें ध्यान में रख करके किसी भी भाषा को सीखा जाता है या किसी भी भाषा को समझा जाता है तो वो ज़्यादा प्रभावी होती है और आपकी उंगलियां भी धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगी। तो ये ते भी जो 4 रूल की कापी है उसमें के जो बीच के 2 रूल हैं, बीच की जो 2 लाइनें हैं, उन्हीं पर जो तीसरी लाइन है उस पर आकार लेगा और साइड में ज़रा सी कगरें जैसे कि लगन में उठी रहती हैं या दही के कूंडे में उठी रहती हैं, उस तरह से ये करीब करीब 2 लकीरों के बीच की आधी दूरी तक ये कगरें उठेंगी और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसके अनुसार 2 नुक्ते रख दिए जाएंगे। तो ये हो जाएगा ते, यानी कि हिंदी का ता या फिर अंग्रेज़ी का टी। तो इस प्रकार ये ता पढ़ना भी आप सीख लीजिए और इस तरह से लिखना भी सीख लीजिए। उर्दू अल्फ़ाबेट्स का अब अगला अक्षर आप पढ़ेंगे। आकृति, शेप, शक्ल बिल्कुल हूबहू बे पे ते जैसी, मगर ऊपर से ते के नुक्ते गायब। और इसी उर्दू वर्णमाला का आगे चल के जो आप एक लेटर पढ़ेंगे तोय, उस तोय का जला बहुत ही रिड्यूस शक्ल में इस तरह का तोय होता है, लेकिन उसका जो मोस्ट रिड्यूस जितना आप कलम से रिड्यूस कर सकते हो उसको रिड्यूस करके अगर इसी आकृति की यानी लगन हो या चाहे दही का कूंडा हो, उसके ऊपर अगर आप छोटा सा तोय बना देते हैं तो दैट विल बी टे ऑफ उर्दू। TEY टे, या हिंदी में टा में ए की मात्रा टे, इंग्लिश में टी और हिंदी में टा की आवाज़ इससे निकलेगी। यानी अंग्रेज़ी के टी को और हिंदी के टा को उर्दू का टे रिप्रेजेंट करेगा, उसकी आवाज़ निकालेगा। उर्दू का कौन सा अक्षर? टे में क्या खूबी होती है कि आकृति वही बे पे वाली, मगर ऊपर से और नीचे से नुक्ते गायब, और उन नुक्तों की जगह आकृति के ऊपर एक छोटा सा तोय बना दीजिए तो वो उर्दू का टे हो जाएगा, जिससे कि टट्टू हुआ करता है, टमाटर हुआ करता है। देखिए जैसे ऊपर ये बना हुआ है उसी तरह से ये जो दही का कूंडा, दही की शक्ल का के कूंडे की शक्ल का जो ये आकृति बनी हुई थी, इसके ऊपर हमने ये छोटा सा तोय बना दिया तो ये हो गया उर्दू का अक्षर टे से टमाटर, टे से टट्टू वगैरह वगैरह।